नमस्कार साथियों, मैं हूं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी सूरजपाल सिंह। आपका अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस हिंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1। उसमें हमने पहला पाठ कंप्लीट कर दिया, प्रेमचंद और दो बैलों की कथा। कवि परिचय और पाठ परिचय और पाठ संपूर्ण पाठ के महत्वपूर्ण नोट्स किस आधार पर हमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु सेकंड ग्रेड और कंपटीशन एग्ज़ाम के तौर पर हमें याद रखना है। और मैं बता दूं आपको कि जो दूसरा पाठ है हमारा राहुल सांकृत्यायन उनके द्वारा लिखित ल्हासा की ओर, उसमें भी कवि परिचय हमने पिछले वीडियो में कर दिया था। आज हम पाठ परिचय और मूल पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ को मैं पढ़ता जाऊंगा, आप भी अपने पास में एक पुस्तक खोल करके उसको पढ़ लीजिए और जहाँ जहाँ मैं महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उसको मैं अंडरलाइन करवाते रहूँगा और साथ साथ में उनके ऊपर अपन गौर करते हुए संपूर्ण पाठ अध्ययन कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप महत्वपूर्ण नोट्स के तौर पर भी आप उसको लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहले पाठ परिचय पढ़ लेते हैं राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखित ल्हासा की ओर। इस पाठ का परिचय अपन करें पुस्तक के अनुसार ही। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। अर्थात कि राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम तिब्बत यात्रा कब की थी? 1929 से 1930 के बीच में। और कौन से रास्ते से की थी? तो नेपाल के रास्ते से की थी, हमें याद रखना है। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भीख मंगे के छद्म वेश में की थी। जो प्रथम यात्रा उन्होंने की थी नेपाल के रास्ते से तिब्बत की, उन्होंने किस रूप में की थी? भिखारी के वेश में, क्योंकि उस समय भारतीयों को परमिशन नहीं थी और इस कारण से वे भिख मंगे के वेश में तिब्बत की यात्रा करते हैं। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन करते हुए उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में लिखा है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमें याद रखना है, पहली तिब्बत यात्रा कब की थी? 1929 और 30 में। और किस वेश में की थी? तो भिख मंगे के वेश में की थी। फिर हम पाठ पढ़ते हैं, मूल पाठ ल्हासा की ओर। पाठ पढ़ेंगे। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे थे। तो हमें याद रखना है कि कवि जो थे चाय पीने के लिए कहाँ पर ठहरे थे? तो जो चीनी किला था उस स्थान पर। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं, कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति का कोई वातावरण नहीं था, छुआछूत का कोई सवाल नहीं था, औरतें किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं करती थी, अर्थात कि पर्दा प्रथा भी नहीं थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिख मंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। जो भिखारी लोग जो होते थे उनको भी पूरी छूट थी, अर्थात कि भिख मंगे जो थे और चोरी के डर से वे उनको घर में आने नहीं देते थे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर भी चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौंगी में कूट करके उसे दूध वाली चाय के रंग में बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख करके आपको दे देगी। अर्थात कि उस समय आप किसी को भी अगर सपोर्ट की अपेक्षा से देखते हैं तो बिल्कुल सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे लोगों की। आप उनको मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए तो वो आपको चौंगी में कूट करके दूध वाली चाय का रंग बना करके फिर वो चाय बना करके इस प्रकार के खोटी में रख करके आपको दे देंगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर हैं और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जा करके चौंगी में चाय मत करके ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। इस प्रकार की चाय वहाँ के लोग पिया करते थे। और अगर आपको डर होता था कि भाई आपका जो सारा मक्खन है उसका उपयोग नहीं करके वे कुछ अपने लिए बचा के रखेंगे, तो ऐसा भ्रम अगर आपके मन में है तो आप स्वयं चाय बनाते थे, उनके पास में जा करके बैठ जाइए और आपके सामने वे चाय बना करके आपको सुपुर्द कर देंगे। फिर आगे देखिए,
परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने के लिए आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगलाक के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए एक अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भीख मंगे के रूप में नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर के आए थे। अर्थात कि जब पहली यात्रा उन्होंने की थी ल्हासा की ओर तिब्बत की, तो उस समय वे एक भीख मंगे के रूप में थे, परंतु आज एकदम से सभ्य पुरुष के रूप में, भद्र यात्री के रूप में वे घोड़ों पर सवार होकर के आए थे, भीख मंगे के रूप में नहीं थे। तो पहली यात्रा की थी उन्होंने 1929-30 में, और उसके पश्चात दूसरी यात्रा करते हैं वे 5 साल के बाद भी। 5 साल बाद वे दूसरी यात्रा करते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। फिर आगे देखिए, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी और हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त चंग पी करके बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हम सबसे विकट डांडा टोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। महत्वपूर्ण देख लीजिएगा, इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान किस को बताया गया है, तो हमें याद रखना है डांडा टोंगला। फिर देखिए आगे, यह जो स्थान था 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते थे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी बताई गई है? डांडा टोंगला। फिर आगे, तिब्बत में गांव में आकर के खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में अर्थात कि डांडा जैसे स्थानों पर मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता है। अर्थात कि यहाँ पर कोई भी किसी को भी कभी भी मार करके चला जाता है, कोई कानून यहाँ पर किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती हैं और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, अर्थात कि गवाही देने के लिए कोई वहाँ पर तैयार होता नहीं है। डकैत जो है वहाँ के पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं है। अर्थात कि वहाँ पर जो यात्री या फिर कोई व्यक्ति अनजान जाता है उसको पहले तो मार देते हैं, फिर देखते हैं कि उसके पास लूटने लायक कुछ चीज़ है या नहीं है। तो इस प्रकार की वारदातें वहाँ पर होना आम बात है। फिर आगे देखिए, हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। यहाँ का तात्पर्य है डांडा नामक स्थान पर हथियार से संबंधित कोई कानून नहीं होने के कारण से लाठी की तरह लोग अपने साथ में हमेशा क्या रखते हैं? बंदूक और पिस्तौल जैसी चीज़ें रखना आम बात है। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल टोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भीख मंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत अर्थात कि डाकुओं जैसी सूरत वाले कोई भी व्यक्ति को हम देखते तो हमारी टोपी उतार करके हम जीभ निकालने लगते और फिर हम कुची कुची अर्थात कि दया दया 1 पैसा, इस प्रकार की बात हम उनके सामने व्यक्त करते। कुची कुची दया दया अर्थात कि हम पर दया कीजिए और 1 पैसा हमें दे दीजिए। हम इस प्रकार से भीख मांगने लग जाते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद करके कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16 से 17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। अर्थात कि इतना सारा पैदल यात्रा तो संभव नहीं है, तो इसलिए हमने सुझाव दिया कि यहाँ से हम 2 घोड़े कर लेते हैं, तो उस पर सामान भी लाद देंगे और स्वयं के लिए भी सहायता हो जाएगी। तो इस प्रकार से वे घोड़े जो लेते हैं 2 घोड़े, वे घोड़ों से कौन कौन सी कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करते हैं, इसको आप नोट कर दीजिएगा। डांडा टोंगला से ला करके लंकोर तक की यात्रा वे घोड़े पर होकर के करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सुमति का वर्णन आ रहा है बार बार, इसका मैं परिचय दे देता हूँ आपको कि सुमति यात्रा के दौरान मिला एक मंगोल भिक्षु था। टोंगला के पहले के आखिरी गांव में वहाँ पर मिला था। उसका वास्तविक नाम था लोब्जंग शेख। लोब्जंग शेख, इसका अर्थ होता है सुमति प्रज्ञ, इसलिए उसका वर्णन सुमति के रूप में किया गया है। उसके बाद देखिए आगे हम पढ़ते हैं। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर के ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से लगभग 17 से 18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे, अर्थात कि जो स्थान था वह डांडा, वह समुद्र तल से लगभग
17 से 18,000 फीट ऊंचाई पर था। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ पर बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की कोई हरियाली थी। अर्थात कि हिमालय के पार तिब्बत क्षेत्र के आसपास में वे पहुँच गए थे और वहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं उसके आगे कहीं भी हमें कोई बर्फ़ जैसी कोई परिस्थितियाँ नहीं नज़र आ रही थी। अर्थात कि श्वेत शिखर जो थे हिमालय के वे पिछड़ गए थे। और जब हम दक्षिण की तरफ देखते हैं तो पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर हिमालय के हज़ारों श्वेत शिखर हमें नज़र आ रहे थे, बिल्कुल लाइन टू लाइन श्वेत, एक प्रकार से बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही थी। परंतु उसके पश्चात उत्तर की ओर देखते हैं तो बिल्कुल किसी प्रकार की कोई बर्फ़ हमें नज़र आती नहीं थी और ना ही किसी प्रकार की कोई हरियाली हमें नज़र आती थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ हमें दिखाई पड़ती थी, नाम मात्र की। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। और सर्वोच्च स्थान जो था वह किसका माना गया है? डांडे के देवता का स्थान माना जाता है, जिसकी पहचान यह दे दी गई है। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण से ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया। अर्थात कि मेरा घोड़ा, अर्थात कि लेखक का जो घोड़ा था जिस पर सवार होकर के वे यात्रा कर रहे थे, उनका घोड़ा कुछ धीमा चल रहा था और दयालुता के कारण से वे मारना नहीं चाहते थे और धीरे धीरे वह पिछड़ गया। वो कहते हैं, मैं डॉन क्विक्सटो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। डॉन क्विक्सटो जो थे वो, उनका परिचय मैं बता दूं, स्पेनिश एक उपन्यासकार थे जिनका नाम था सर्वंतेज, और उन्होंने 17वीं शताब्दी के अंतर्गत एक उपन्यास लिखा था डॉन क्विक्सटो। उन्होंने 17वीं शताब्दी में एक उपन्यास लिखा था डॉन क्विक्सटो। तो उसका एक नायक था जो घोड़े पर सवार होकर के चल रहा था, तो स्वयं की तुलना उस नायक से की है। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं डॉन क्विक्सटो की तरह घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, अर्थात कि इतनी मंद गति से वह चल रहा था। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता था। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता लेकर के 1.5 मील चला गया। फिर आगे एक घर से पूछने पर मुझे पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था, अर्थात कि मैं गलत रास्ते पर आ गया था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था। सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। यह जो पंक्ति लिखी गई है वह सुमति के लिए लिखी गई है। अर्थात कि मंगोलों का मुंह वैसे भी लाल होता है, अब तो वह पूरे गुस्से में थे क्योंकि वे पहले जाकर के वहाँ पर पहुँच गए थे और उनका इंतज़ार कर रहे थे। और इंतज़ार करते करते इतना समय व्यतीत हो चुका था तो उनको लगने लगा था कि अब सुमति मुझे गुस्सा करेगा। तो इस प्रकार से मंगोलों का मुँह तो वैसे भी लाल होता है और गुस्से के कारण से उसका मुँह और भी तेज़ गुस्से में नज़र आता है। तो लाल सुमति के लिए प्रयोग किया गया है। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। अर्थात कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह जो मेरा घोड़ा है उसी का सारा कसूर है, क्योंकि यह इतना मंद गति से चल रहा है। मैं तो और भी अब आ गया, वो बड़ी बात है। मैं तो सोच रहा था कि रात मुझे यहीं से हो जाएगी। तो इस प्रकार से आगे वे कहते हैं, खैर सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। वहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। चाय सत्तू का मतलब होता है भुना हुआ जौ और चने का आटा। इस प्रकार का खाद्य पदार्थ उनको दिया गया और रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। थुप्पा का तात्पर्य होता है सत्तू या चाय के साथ में खाया जाने वाला ऐसा पदार्थ जो मूली, हड्डी और मांस के साथ में पतली लेई की तरह पकाया जाता है। उस खाद्य पदार्थ को कहते हैं थुप्पा। तो इस प्रकार का खाद्य का सेवन वे करते थे और उनको भी वह शाम को खाने को मिला। फिर आगे देखिए, अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से गिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती हैं। उसी पहाड़ी का नाम है टिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में सुमति के कितने ही यजमान थे।
कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा वह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, अर्थात कि जो सुमति थे वे अपने यजमानों के पास में जाना चाहते थे, परंतु उन्होंने सोचा कि अगर मैं उनको जाने दूंगा तो वह हफ्ता भर वहीं पर लगा देगा और हमें देर हो जाएगी। फिर आगे देखिए, मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ, इसलिए मैं तुम्हें लासा पहुँच करके रुपये दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया, अर्थात कि भरिया का तात्पर्य है भारवाहक, भार वहन करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई मिला नहीं। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10 से 11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती हैं, यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, लाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी और डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित टिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल भी करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर अर्थात कि बुद्ध वचन का जो अनुवाद है उसकी हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं पर लगा दिया गया। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम की नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास के अपने यजमानों के पास में जाने के बारे में मुझसे पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। यह पंक्ति किस विद्वान की है? तो राहुल सांकृत्यायन की। कौन से पाठ से है? तो लासा की। और इसके रचयिता कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, अर्थात कि वे बुद्ध वचन के अनुवाद वाली उन हस्तलिखित पोथियों को पढ़ने में बिल्कुल व्यस्त हो गए थे। और उस प्रकार से सुमति कहते हैं कि मुझे यहाँ पर भी अपने यजमानों के पास में जाना है, तो वे तो बिल्कुल उन पुस्तकों में खो गए थे, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि इस बार जो गए हैं तो अब तो 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, परंतु वह उसी दिन दोपहर के बाद में चले आए। टिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। अब मुझे लौट करके टिंगरी गांव जाना था, तो टिंगरी गांव जो था वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर के चल पड़े। इस प्रकार से वे पुनः टिंगरी गांव की तरफ वापस लौट चलते हैं। तो उनका यह था यात्रा वर्णन। देखिए दोस्तों, इसमें एक बार फिर से महत्वपूर्ण तौर पर बता देता हूँ कि उन्होंने जो प्रथम यात्रा की थी भीख मंगे के रूप में 1929 से 30 के बीच में की थी, और जो दूसरी यात्रा इसी रास्ते पर की एक भद्र यात्री के रूप में की थी और घोड़े से सवार होकर के की थी 5 साल बाद। दूसरी यात्रा उन्होंने कितने साल बाद की थी? तो 5 साल बाद। और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण स्टेशन जहाँ पर वे रुके और प्रमुख वारदात हुई, तो उस पर अपन गौर कर लेते हैं कि देखिए उन्होंने जो यात्रा थी वो ठोंगला नामक स्थान से प्रारंभ की थी, और डांडा एक स्थान आता है और उस स्थान से संबंधित प्रमुख बातें होती है कि डाकुओं का यह क्षेत्र होता है, और डांडा ठोंगला नामक स्थान पर डाकू होते हैं ज़्यादातर, गहरी खाइयाँ होती हैं, तो कभी भी लूट करके फिर देखते हैं, कभी भी किसी को भी मार डालते हैं, फिर देखते हैं कि इसके पास कुछ है या नहीं। ऐसी वारदात, ऐसी घटना किस स्थान पर हुई थी? तो डांडा ठोंगला नामक स्थान पर। और उसके आगे वे चाहते हैं लंकोर। लंकोर एक अच्छी जगह ठहरते हैं वे, और यजमान उनको चाय और सत्तू थुक्पा खिलाते हैं। वह स्थान कौन सा है? लंकोर। फिर उसके आगे निकलते हैं तो एक स्थान आता है टिंगरी। वहाँ पर 10-11 बजे दोपहर को वे पहुँचते हैं और ज़मींदारी व्यवस्था और बेगार व्यवस्था पर कुछ चर्चा करते हैं कि कुछ ज़मींदार होते हैं, उनको यहाँ पर जो काम करने वाले होते हैं वे बेगार रूप में उनको प्राप्त हो जाते हैं, तो इस प्रकार से वे ज़मींदार कुछ खेती भी कर लेते हैं। तो इसका वर्णन कहाँ पर, कौन से स्थान के लिए आया है? टिंगरी नामक स्थान के लिए। फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो शेखर विहार का वर्णन आता है। वहाँ पर एक हस्तलिखित 103 पोथियाँ मिलती हैं कंजूर नामक से।
वो बुद्ध वचन अनुवाद होते हैं। बुद्ध वचन अनुवाद की कंजूर की जो हस्तलिखित 103 पोथियाँ वहाँ पर उनको प्राप्त होती हैं। उसके पश्चात वे भिक्षु नमसे से विदाई लेकर के पुनः टिंगरी गांव की ओर लौट चलते हैं। तो यह था महत्वपूर्ण तौर पर लहसा की ओर जो पाठ है हमारा, इसका संपूर्ण अध्ययन। इसके महत्वपूर्ण नोट्स को आप अगर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिएगा 9783958565। कुछ नोट्स रूप में भी मैंने यह लिख रखा है, तो अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा, मैं उसके फ़ोटो PDF आपको भेज दूंगा। और पूरा वीडियो देख लीजिए, किताब आपके सामने रखिए, पढ़ते जाइए और सुनते जाइए। तो आपको क्या क्या महत्वपूर्ण हाइलाइट्स हैं इस पाठ में, उससे संबंधित आपका ध्यानाकर्षण होता रहेगा और आप उनको याद करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले पाठ में। दोस्तों, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड किसी प्रकार से हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं में आप भाग लेना चाहते हैं और अपनी स्थिति को बिल्कुल मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। हम तीसरा पार्ट अब लेकर आएंगे। तो अब हम दोस्तों अगला कवि परिचय अगले वीडियो में लेकर आएंगे श्यामाचरण दुबे का। उसके पश्चात उनका जो पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति, उस पर हम चर्चा करेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।